नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग। आजकल के बच्चे वैसे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। मिलेनियल से हम डील कर रहे हैं, जेनजीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि आने वाले भारत का सुनहरा भविष्य लिखने को है पूरी तरह तैयार। लेकिन बचपन से ही अगर बच्चों को मनी मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाए तो आगे जाकर वो बेहतरीन काम कर सकते हैं। आज का बच्चा स्मार्ट निवेशक बन सकता है। आज का लिटिल स्टार कल का सुपरस्टार बनने की तैयारी में है। और इन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज हम करेंगे कोशिश, कैसे बच्चे खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही छोटी उम्र से कर सकते हैं और कैसे जो उनके माता पिता है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कहां पर निवेश करें, क्या है तरीके, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दे, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज और स्टॉकेज के फाउंडर विवेक बजाज से करते हैं चर्चा की शुरुआत। फिरोज और विवेक, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज मनी गुरु में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हम आजकल ऐसे बच्चों से डील कर रहे हैं जो कहते हैं हमें सब कुछ आता है और हाथ में टैब्स होते हैं, मोबाइल पर कोई भी सरपट आसानी से कुछ भी वो ढूंढ सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट आजकल की जनरेशन हो गई है, इसलिए बहुत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनको बहुत ही कम उम्र से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कराना। लेकिन हाउ अर्ली इज टू अर्ली, ये समझना बेहद जरूरी है। हर एक पेरेंट के दिमाग में एक सवाल होता है कि अपने बच्चों को वो मनी मैनेजमेंट का जो पहला लेसन है वो कौन सी उम्र से सिखाने की शुरुआत करें। विवेक, मैं पहले आपसे एक ब्रीफ आंसर लूंगी, फिर फिरोज के पास भी जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि बच्चे को पैसों की अहमियत कौन सी उम्र में पता चल जानी चाहिए? मैं एक छोटी सी बात करूंगा बिफोर आई स्टार्ट कि जो 18 साल के बच्चे पहले होते थे वो अब 13 साल के हो गए। जो 13 साल के बच्चे पहले होते थे वो अब 7 साल के हो गए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड हैज रियली फास्ट फॉरवर्डेड। बच्चों की जो मैच्योरिटी है, जो जील टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड द एबिलिटी टू लर्न, ये सब बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। तो माई जजमेंट इज कि यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे के बारे में बातचीत आई थिंक 5 से 6 साल की उम्र से की जा सकती है। बिकॉज जब आप कुछ भी खरीदते हैं उनके लिए, तो वो जो हमने खरीदा है उसका सही वैल्यू वो है कि नहीं और उसका यूटिलिटी आएगा कि नहीं। मैंने अपने बच्चों में देखा है कि जब मैं 5 से 6 साल की उम्र से उनसे बातचीत चालू कर दिया था तो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी ऑलरेडी सेट हो गया था। बिल्कुल, आपने सही बोला कि शुरुआत से ही अगर आप एक फाउंडेशन ही रखें कम उम्र से, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो आपके साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो आपको सजेशंस भी देते हैं कि मम्मी ऐसे नहीं या पापा ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। बच्चों का जो वो कम उम्र में, नन्ही उम्र में ही बहुत कुछ समझने की शुरुआत कर चुके हैं। फिरोज, हम छोटी उम्र में मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि जितना जल्दी हो बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर पैसों की अहमियत बेसिकली मालूम होनी चाहिए? जो उनके हाथ में हर महीने पॉकेट मनी आती है, उससे प्लानिंग का तरीका उन्हें शुरुआत में ही मालूम चल जाना चाहिए। यस स्वाति जी, ये बिल्कुल सही है कि उनको पता लगना चाहिए। बट ये मनी मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी टॉपिक है। आई थिंक पेरेंट्स के मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं उनको क्या सिखाना चाहता हूँ, किस दौर में। बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 to 7 की उम्र में मैं उनको इन्वेस्टिंग सिखाऊं। अब पहले होती है सेविंग, फिर होती है इनकम, फिर होती है इन्वेस्टिंग। ये 3 अलग स्टेजेस हैं। सो इफ यू आस्क मी, पहले स्टेज में मैं उनको सिर्फ सेविंग सिखाऊंगा ताकि उनको ये पता लगे कि पैसे पूरे खर्च करने होते नहीं। वरना बच्चों के हाथ में जो भी पैसे आते हैं वो एवरी सिंगल रुपी खर्च करना चाहते हैं कुछ खरीद के। सो सेविंग इज द फर्स्ट हैबिट यू हैव टू इनकलकेट। सेकंड, उनको कमाने का जरिया देना चाहिए ताकि उनको पैसे की अहमियत समझ में आए। फिर तीसरा होता है वो पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। आई थिंक 5 to 7, 8 ईयर्स में सेविंग पे फोकस करें। 8 to 12 में उनको कुछ रिवॉर्ड दें, कुछ काम कराएं उनसे, फिर उनको पॉकेट मनी दें या कोई भी पैसे दें। और 12 एंड अबव, 12 to 16, 12 to 15, 12 to 18 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको कैसे पैसे से पैसे बनाते हैं उसकी फाउंडेशन देना जरूरी है। ये क्लैरिटी मेरे हिसाब से पेरेंट्स में मिसिंग है। पैसे के बारे में सिखाना चाहते हैं बट वो लंपी नहीं है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा स्टेजेस में। जैसे पहली कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है। दैट्स माय स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। स्वाति जी।
अमेजिंग। यहाँ पर क्योंकि हम जो अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे भी वो सीखें, और बच्चे वही करेंगे जो हमको देखेंगे करते हुए। तो हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हम जो नहीं करेंगे बच्चे वो सीखें। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं बच्चे हमें देख रहे हैं वो करते हो, इसलिए बहुत ही केयरफुल अपने मनी हैबिट्स को लेकर भी हमें होना चाहिए। विवेक, पॉकेट मनी की हमने बात की और फिरोज ने यहाँ पर रिवॉर्ड की चर्चा की। जब भी हम कोई बच्चे से कोई काम कराना चाहते हैं, कोई अच्छी बात है, हम उसको कहते हैं कि आप बच्चे, आप अगर ये करोगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा या हम आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। क्या ये शुरुआत हो सकती है मनी मैनेजमेंट की? बच्चा समझे कि हाँ, मैं अगर कोई अच्छा काम करूं तो मुझे उसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे इसको अर्न करना है। तो क्या हर पेरेंट को ये तरीका अपनाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, इससे तो बच्चे को आदत ही पड़ जाएगी? हर बार अगर मानिए कभी किसी टाइम पे हम नहीं दे पाएंगे तो बच्चा शायद इसको नेगेटिवली ले। तो पॉकेट मनी हो या रिवॉर्ड का जो तरीका है वो इस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में कैसे फिट होता है? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो सालों साल से हमारे इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट द ग्लोबल मार्केट ये कॉन्सेप्ट है क्या, बट इंडिया में तो सालों साल से चला आ रहा है। राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ कृष्णा, जब उनको इंसेंटिवाइज किया जाता था, उनको बटर दिया जाता था। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच एवरी वन ऑफ अस शुड एनीवेज अडॉप्ट, बिकॉज इंसेंटिवाइजिंग, रिवॉर्डिंग is the most basic thing which works with everyone, not just human but also animals also, incentivizing also works quite well. और यस, उसका एक फ्लिप साइड है कि जो जिद्दी बच्चे होते हैं, जो थोड़े इंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को, उनको लगता है कि अरे आप अब मुझे इंसेंटिव नहीं दे रहे, मैं ये कर रहा हूँ फिर भी नहीं कर रहे, तो वो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो विच आई थिंक एज एन इंडियन पेरेंट्स वी हैव बीन वेरी मैच्योर। आई मीन व्हेन आई लुक एट माय फादर एंड माय मदर, और हम लोग सबको इवेंचुअली सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ऊपर उठे हैं, तो that value system is there inside us, and what we are teaching today also with our kids is pretty much the same. So to answer your question in short, reward system is definitely encouraged. ओके, तो रिवॉर्ड होना चाहिए। पॉकेट मनी आप थोड़ी थोड़ी दीजिए बच्चे को, उससे वो सीखेगा बच्चा कि इससे प्लानिंग कैसी की जाए। पॉकेट मनी में जो आप उसको दे रहे हैं वो हर कोई पैसा खर्च नहीं करना है, थोड़ी रकम आप बचा के रखिए, गुल्लक में डालते जाइए और धीरे धीरे देखिए वो जो आप पैसा डाल रहे हैं वो कितना बड़ा होता चला जाएगा। ये हमने शुरुआत में अपने बचपन से भी देखा है। फिरोज, इस बार का 14 नवंबर आपके लिए एज अ फादर ऑल्सो कैसे खास है? मैं विवेक से भी फिर जानूंगी, क्योंकि हर एक चिल्ड्रंस डे पर हम अपने बच्चे को एक नई सीख देते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, और इन अ वे हम भी काफी कुछ सीखते हैं। तो आपके लिए इस बार का चिल्ड्रंस डे या 14 नवंबर कैसे खास है? स्वाति जी, मेरे लिए तो हर 14 नवंबर ज्यादा खास है, क्योंकि मेरा बेटा 14 नवंबर को ही पैदा हुआ है, और मेरे 2 खास दोस्तों के बच्चे भी उसी दिन पैदा हुए हैं। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट डे। मेरे लिए इस स्पेसिफिक 14 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए, एक दूसरे पड़ाव पे जब बच्चा पहुंचता है, ये जो 14 नवंबर है, इसमें लास्ट 1 साल में जो इन्वेस्टिंग बिहेवियर देखने को मिली है वो बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है 13,000 करोड़, जो अक्टूबर का आंकड़ा आया है एसआईपी का, वो कोई छोटा नंबर नहीं। लास्ट 1 साल पहले 10,500 करोड़ की एसआईपी चलती थी, और एक बच्चा एक पेरेंट को जन्म देता है, और पेरेंट का जो वर्ताव होता है, उसका मोटिवेशन होता है उसका बच्चा। तो आज की डेट में जो बहुत सारी एसआईपी चल रही होंगी, वो बच्चों की लॉन्ग टर्म भविष्य की प्लानिंग के लिए चल रही है। सो एज अ पेरेंट मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करता हूं आफ्टर एवरी पासिंग चिल्ड्रंस डे, बिकॉज आपको ये पता होता है कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं, वो एक जो मोटिवेशन आती है दैट कीप्स इंक्रीजिंग। एंड ये जो भाव है पूरे इंडिया में फैल रहा है, और 20 लाख एडिशनल एसआईपीज रजिस्टर हुई हैं, 19,50,000 कुछ नई एसआईपीज रजिस्टर हुई हैं 1 महीने में, और ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ एसआईपीज 1 साल में रजिस्टर हुई हैं। उसकी वजह ये है कि काफी सारे डिपेंडेंट्स हैं, माइनर डिपेंडेंट्स प्ले अ लार्ज रोल इन रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बिहेवियर। फिरोज, आपके बेटे को हम सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, और आपके दोस्तों के लिए भी लंबी उम्र की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत ही खास दिन है। विवेक, आप बताइए
कि 14 नवंबर या हर चिल्ड्रंस डे आपके लिए कैसे खास है। और इनफैक्ट जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो सबसे पहले पेरेंट्स को देखकर मनी हैबिट सीखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस पूरे प्रोसेस में और भी कई फैक्टर्स जुड़ जाते हैं जहां से बच्चे मनी हैबिट्स के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से बच्चे मनी मैनेजमेंट या पैसों को कैसे संभाले ये सीख सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने माता पिता के अलावा? जी, मैंने ना इस चिल्ड्रंस डे पे एक फ्रेमवर्क बनाया, चाइल्ड फ्रेमवर्क, और मैं आपको वो फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स बताना चाहता हूँ। CHILD। सो C स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग। आई थिंक ये सबसे पावरफुल है। सबसे ज्यादा हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आई थिंक कम लोग करते हैं। तो बच्चों को शुरू से ही अगर हम कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बताएं, और कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हर बातें हम बच्चों को पैसे से रिलेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा बहुत पैसा ओरिएंटेड हो जाता है। तो जब आप एनालॉजीज दे रहे हैं, जब आप कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको मनी को ही यूज करना है, आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी मनी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कंपाउंडिंग के अंदर में एक सिंपल है कि डेली कंपाउंडिंग 1.01 टू द पावर 365, जो एटॉमिक हैबिट है बुक, उसमें इतने प्यार से वो कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो 1.01 टू द पावर 365 इज एक्चुअली 37, और वही 0.99 टू द पावर 365 इज ओनली 0.03। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस, एक विचारधारा आपके बच्चे में डालेगी कि कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीजें हैं। दूसरा, H स्टैंड्स फॉर हैबिट। हैबिट, जैसे शेयर बाजार में मैं जब से पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैंने उसको अपने हैबिट का पार्ट बना लिया है। आई डोंट टेल पीपल कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, बट शेयर बाजार इज अ फिलॉसफी, इट्स एन हैबिट। कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर का नाम देख रहे हैं, आप जब भी रास्ते में जा रहे हैं तो होर्डिंग किस कंपनी की लगी हुई है आप देखते ही हैं, क्योंकि इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द हैबिट। तो क्या हैबिट आपको बनाना है, 21 डेज हैबिट, 42 डे हैबिट, अलग अलग साइंस हैं इस प्रोसेस के जो आप सीख के सिखा सकते हैं बच्चों को। तीसरा है I, इंटेंशंस, कि हर एक्टिविटी, हर एक्शन के पीछे इंटेंशंस होना चाहिए कि वो एक्शन क्यों करना है, पर्पस क्या है, और उसके प्रति प्लान क्या है। तो वो डॉक्यूमेंटेड, अगर शुरू से ही वो डॉक्यूमेंट बनाना अगर हम सिखा देंगे तो बाद में इट विल ह्यूजली help your child to become a successful, not just investor, but also as a successful professional. L stands for liquidity management, और आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज EMI इज अ रियलिटी, और इससे हम भाग नहीं सकते हैं। हम सब एस्पायर करते हैं बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए। वी वांट गुड कार्स, वी वांट गुड हाउस, एंड EMI इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम ये नहीं बोल सकते कि लोन मत लो, ये प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है, बट हाँ लोन इतना ही लो कि तुम्हारा मंथली अर्निंग का 25 से 30% EMI नहीं जाए। तो डेट मैनेजमेंट, डेट ट्रैप, ये सब बातें शुरू से बता देना बेटर है। और लास्ट इज D, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, इज डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इतना डिस्ट्रैक्शन है। जैसे स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स एक डिस्ट्रैक्शन ही तो है। आप थर्सडे को एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, यू डोंट वांट योर किड टू नो अबाउट दैट, राइट? या क्रिप्टो एक डिस्ट्रैक्शन ही तो है। तो अगर आपके बच्चे ने एक पाथ बना लिया कि मैं ऐसे अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो ट्राई टू गिव देम दैट कंफर्ट कि भाई अपना डिस्ट्रैक्शन मत रखो। यस, इफ यू वांट एनीथिंग टू बिकम पार्ट ऑफ दैट पाथ, उसको अडॉप्ट कर लो, बट अपने पाथ को डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो ये चाइल्ड फ्रेमवर्क अगर आप इस चिल्ड्रंस डे में अपने बच्चों को समझाएंगे, बैठाएंगे और उनको एक डॉक्यूमेंट बनाने दे देंगे, तो आई थिंक वो लाइफ टाइम आपने एक काइंड ऑफ चीट शीट उनके लिए बना दिया, उनके साथ ही बैठ के। फिरोज, अब पेरेंट्स की प्लानिंग की बारी, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो प्लान करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पढ़ाई एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है जिसको लेकर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। वजह भी है बढ़ता एजुकेशन इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई, जिससे हर साल पेरेंट्स को दो चार होना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन या महंगाई के अलावा प्लानिंग करते वक्त ऐसे कौन से पैमाने हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको पहले ध्यान में रखा जाए फिर निवेश किया जाए? स्वाति जी, महंगाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि एजुकेशन की जो एक्सपेंसेस की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नॉर्मल CPI के माध्यम से नहीं है, मतलब CPI के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। देखिए, CPI जो आज भी डेटा आया था वो इस आधार पे है कि आधा पैसा आप
किराने पे खर्च कर रहे हो, 15-20% ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हो। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रहा है, स्पेशली हायर एजुकेशन। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में, तो आपको रुपी डेप्रिसिएशन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो पैसे पे लगेंगे, जो स्पेशली बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे जा चुके हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये अच्छी बात है कि एजुकेशन लोन इंडिया में एज अ कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। तो अनलाइक रिटायरमेंट, एजुकेशन का लोन मिलता है, जैसे रिटायरमेंट की लोन नहीं मिलती है, वैसे ही एजुकेशन लोन का तो फिर भी मिलता है। और 2 पॉजिटिव न्यूज़ ये हैं कि आगे चलते हुए अगर मैं ग्लोबल ट्रेंड की बात करूं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स और जॉब्स करके डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर खुद कर लेते हैं। वो भी इंडिया में ये ट्रेंड जरूर आएगा एज वी प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10-15 इयर्स। सो ये 2 गुड न्यूज हैं, 2 बैड न्यूज हैं व्हेन यू प्लानिंग फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अब रहा सवाल, अगर हमें एक ऑब्जेक्टिव रखना है, तो अगर महंगाई को मात देनी है, तो आपको 12% से 13-14% की रिटर्न ऑब्जेक्टिव मिनिमम चाहिए होगी फॉर दिस बकेट। और 12 से 14% की जो रिटर्न है, वो आपको इक्विटी में 80-90%, इवन 100% डाले बगैर आने की संभावना कम है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज एजुकेशन गोल्स ग्रेटर देन 10 इयर्स, ऑलमोस्ट 90-100% आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं, तो आपको 5 अलग कैटेगरी के स्कीम्स लेने चाहिए, ताकि एक रोबस्ट पोर्टफोलियो विच कुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम वो बन पाए। और थोड़ा सा डेट और ग्लोबल एक्सपोजर लेना अनिवार्य है, अगर आपकी ये उद्देश्य है कि आपका बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करेगा। तो जब भी आप बताएंगी स्वाति जी, आई विल रीड आउट द स्कीम्स एज वी प्रोग्रेस इन द चैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि इन सब पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन एक बात विवेक निकल कर आती है, क्योंकि आजकल तो नर्सरी एडमिशन के लिए भी आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है, बहुत सारे पैसे शेल आउट करने के लिए। हम सबको मालूम है, जिनके बच्चे अभी भी नर्सरी में गए होंगे उनको मालूम है कि हाँ, आपको शुरुआत से ही कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स टिल द टाइम जब आप अगर मानिए बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहें, भारत में पढ़ाई कराना चाहें। म्यूचुअल फंड का जिक्र किया यहाँ पर फिरोज ने, आपको और कौन कौन से विकल्प लगते हैं? म्यूचुअल फंड में एसआईपी है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या एक ऐसा बकेट हो सकता है बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो एक पेरेंट्स तैयार करे कि हाँ, अगर मैं इन कैटेगरीज या इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालूं, तो शायद मेरे बच्चे की पढ़ाई की जो चिंता है वो काफी हद तक सॉर्ट हो सकती है। एक डेटा समझेगा कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो हम 6% 7% इन्फ्लेशन की बात ना करें। हमको करेंसी डेप्रिशिएशन जो सालाना 3% करता है लॉन्ग टर्म, उसको भी ध्यान रखना है, बिकॉज वो इनएविटेबली हमारा कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट करता है। तो हम 10% एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल की बात करें। दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है पर्सनल इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट मैंने विजुलाइज किया था कि अल्टीमेटली इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इन्फ्लेशन जो कंट्री में बोला जा रहा है। हम सब एक लेवल के बाद में अपना लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में बिलीव करते हैं, एंड एवरी टाइम यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल, एक आपका निजी इन्फ्लेशन आता है विच इज ड्रिवन बाय यू एंड नॉट बाय द सोसाइटी। तो ये इन्फ्लेशन जो लॉन्ग टर्म में आपको दिखने वाला है, क्यूमुलेटिवली आप 10 से 15% इन्फ्लेशन इसको मान लीजिए, इसको बीट करने का ऑप्शन क्या क्या है? एफडी इज अ बिग इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉयर। ये आपका वेल्थ को ऐसे डिस्ट्रॉय करता है, आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में कंफर्ट जोन में रखता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में इट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर मनी। डेट प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहां अपने को पता है कि फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, वहां आप उसको डायरेक्टली इक्विटी से लिंक नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ स्टेबल, सो डेट प्रोडक्ट बिकम्स अ वेरी गुड स्टेबल ऑप्शन। बट इक्विटी, आई थिंक द इक्विटी मार्केट और द पावर ऑफ इक्विटी इज अनइमेजिनेबल अगर कोई इसको प्रॉपरली समझे। अगर हम सिंपल, मैं आपको एक हैक देता हूं कि अगर हम निफ्टी में ही ETF, निफ्टी में ही SIP करें, आज के रेट में निफ्टी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है तकरीबन 21.5 और इसका लॉन्ग टर्म मीडियन है 20.5। एक सिंपल काम करिए कि जब जब ये लॉन्ग टर्म मीडियन के पास में हो, आप अपना SIP को बरकरार रखिए। जैसे ही ये ऊपर जा रहा है PE इसका, आप SIP का क्वांटिटी वैल्यू को कम कर लीजिए। से मैंने चालू किया, मैं 10,000 रुपया महीने से चालू करता हूं और ये PE बढ़ के 22 हो गया, तो मैं 10,000 को कम करके 8,000 कर लेता हूं।
ये अगर 24 हो गया तो मैं 6,000 कर लेता हूँ। जैसे जैसे मार्केट महंगा होता है वैसे वैसे वैल्यू कम करिए। सिमिलरली जैसे जैसे मार्केट सस्ता होता है अपना मंथली एसआईपी का वैल्यू बढ़ाइए। तो निफ्टी अगर नॉर्मल सिचुएशन में 12 से 13% CAGR देगा, तो अगर आप थोड़ा वैल्यू एसआईपी कर लेंगे इस तरीके से तो आपको 15% CAGR मिल जाएगा। अब आपको सपोज और रिस्क लेने में और रिटर्न लाने में इंटरेस्ट है तो आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में जाइए, आप 10-15 स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप स्मॉल कैप, ताकि आपका रिटर्न 16% की तरफ जाए। अगर आपको और ऊपर जाना है, 20% में जाना है, वो ऑब्वियसली जब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको और एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो इक्विटी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप अपना फ्रेमवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। ये नॉलेज लोगों के पास कम है। इक्विटी लोगों को लगता है कि खाली सट्टेबाजों का काम है, नहीं, ऐसा नहीं है। सीरियसली अ ग्रेट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली अगर हम फंड्स या कैटेगरीज की बात करें फिरोज, मैं फिर विवेक के पास भी आऊंगी उनके कैटेगरी या फंड्स पूछने के लिए। कौन से फंड्स आपको लगता है बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग में शामिल किए जा सकते हैं? स्वाति जी, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में HDFC फ्लेक्सी कैप, मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग इक्विटी, फोकस्ड कैटेगरी में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, कॉन्ट्रा कैटेगरी में SBI कॉन्ट्रा फंड। दो स्कीम्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से दिए हैं, दैट्स द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये 5 स्कीम अगर खरीदते हैं तो 130 शेयर एक पोर्टफोलियो में शामिल हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाओ तो अल्फा आता है। हमने 100 अलग डायरेक्ट इक्विटी के पोर्टफोलियो एनालाइज किए, वो निफ्टी को बीट नहीं कर पाते ज्यादातर डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये 5 स्कीम है। ग्लोबल फंड्स, DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड, एंड ग्लोबल फंड में दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया फीड फंड है यूएस का। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज में फीड करता है। ये 2 ग्लोबल फंड से आपको डॉलर एक्सपोजर मिल सकता है फॉर एजुकेशन अब्रॉड। ओके। और विवेक, आपकी नजर में कौन सी कैटेगरीज आपको लगता है प्रॉमिसिंग बच्चों की पढ़ाई के प्लानिंग के हिसाब से? देखिए, मैं बहुत बायस्ड हूँ ETFs के प्रति, बिकॉज मुझे लगता है कि ETFs को लॉन्ग टर्म में बीट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और ETFs में ऑटोमेटिक अलाइनमेंट होते हैं, स्टॉक्स का एंट्री एग्जिट होता है। सो आई वुड प्रेफर कि मैं निफ्टी में ETF में पार्टिसिपेट करूं। और क्योंकि अभी तेजी का बाजार है, आने वाला 4 साल 5 साल इंडिया का टाइम आ गया है, तो डेफिनेटली तेजी रहेगी। तो निफ्टी जूनियर जो कि नेक्स्ट निफ्टी है, जो नेक्स्ट निफ्टी के 50 स्टॉक्स को बिलोंग करते हैं, जो इवेंचुअली निफ्टी में जाएंगे या उनमें से एटलीस्ट 40-50% तो जाएंगे, मैं उनमें SIP करूंगा। और अगर आप थोड़ा और रिस्क लेने में बिलीव करते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइस उसमें आप कर सकते हैं, बट आई वुड अवॉइड दैट। मे बी निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर के अंदर में ETF में रेगुलर SIP समथिंग विच शुड जनरेट 13-14% CAGR। ओके। तो बच्चों की अगर आपको प्लानिंग करनी है, बेहतर होगा बच्चों के साथ मिलकर कीजिए। इससे वो भी सीखेंगे, आगे जाकर वो भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे, और अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग में जब वो भी इन्वॉल्व होंगे तो काफी उनको मजा भी आएगा और काफी सीखने को भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच फिरोज, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और थैंक यू सो मच विवेक, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।